सम्मानित बड़ों का, उससे जो छोटे भाई के बच्चे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं ना सर, छोड़ दो सर, वो अभी अज्ञान है, चौकीदार है तो चौकीदार है तो बच्चे छोड़ दो, बैठ जाओ। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पे भारत की धरती में जन्मे सभी पीर पैगंबर संत गुरु महापुरुषों का को नमन करता हूँ, उनको जय भीम करता हूँ। चौकीदार साहब छोड़ दो, आप इलाज कर रहे हो समस्या, इससे समस्या खत्म नहीं होगी। ये अच्छा हुआ, एक अच्छा उदाहरण है हमारे सामने। तो कई विषय पे मुझे बात करनी है, हमारे सम्मानित नेताओं ने कई विषय बात करती, भाई साजिद जी ने, महेंद्र जी ने, अभी प्रधान जी हमारे बीच आए हैं, मुझसे पहले जाट समाज से हमारे बलजिंदा चौधरी, जितेंद्र राणा जी ने, भाई विवेक सैन साहब ने, आलोक जी ने, हमारे जिलाध्यक्ष और तमाम हमारे सीनियर नेताओं ने बहुत सारी बातें की हैं। क्योंकि आपने मुझे बुलाया है, उनकी बात भी पर्याप्त है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आपसे कुछ कहना चाहिए। सलीम भाई ने भी बहुत सी बात रखी। ये लोकतांत्रिक भारत है। कैसा भारत? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक किसे कहते हैं ये भी समझ लो। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा जनता का शासन, जिसमें जनता तय करती है कि शासन कौन करे। यानी कि जनता लोकतंत्र में मालिक होती है, और वो मालिक किसी को चुनते हैं अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, जो कार्य लोकतंत्र के जरिए संवैधानिक संस्थाओं के जरिए पूरा हो। तो जब मैं अपनी बात को शुरू कर रहा था, उससे पहले मुझे ये बच्चे दिखाई दिए। ये बच्चे अभी छोटे अज्ञान हैं, इनमें ज्ञान नहीं है, इनको अच्छे बुरे की परख नहीं है, इसलिए ये गलतियां कर सकते हैं, इनमें गुंजाइश है। ना हम छोटे बच्चे हैं और ना ही मुल्क के हालात, आज देश के हालात ऐसे हैं कि हम कोई गलती कर दें, ना हम पे गुंजाइश है। क्योंकि आज जो हालात है वो हमारी लापरवाही की देन है, वो हमारे बंटवारे की देन, वो हमारी जो है आपसी छोटे छोटे स्वार्थों की देन। मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब हम ये मुल्क आजाद नहीं हुआ था 15 अगस्त 1947 से पहले, तो देश में आज की जो जाति व्यवस्था बटा समाज है, जिनको हम बहुत सारी ऐसी पाबंदियां थी जो सब लोगों पे नहीं थी, लेकिन एक बड़े वर्ग में थी। वो सारी पाबंदियां खत्म हुई 26 जनवरी 1950 को, जब इस देश का संविधान लागू हुआ। लेकिन 1947 और संविधान के लागू होने के बीच में जो 2 से 2.5 साल का समय, इस बीच में भी अधिकारों का बंटवारा नहीं हुआ। जैसे अंग्रेजों का राज था, उससे पहले मुगलों का राज था, उससे पहले अपूर्ण आए, शक आए, यवन आए, लगातार बाहरी आक्रमण देश पे होता रहा। तो उस पूरी व्यवस्था में भी किसी का अधिकार था, ना ही सम्मान से जीवन जीने का अधिकार था, ना कोई डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनता था। ये जब अंग्रेज आए, थोड़ा सुधार स्टार्ट हुआ, मिशन के स्कूल खुले, लोगों ने पढ़ना स्वीकार किया, तब जाके कुछ बदलाव हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को समझते थे। उनको ये विश्वास था कि जिन लोगों ने हजारों साल हमारे भूखे पेट को नहीं देखा, हमारी आंखों के आंसू नहीं देखे, हमारे टूटे घरों के नहीं देखा, हमारा होता अपमान नहीं देखा, हमारे जो बेइज्जती कही गई सामूहिक रूप से वो नहीं देखी, जिन्होंने कभी हमारी परवाह नहीं की, तो वो हमें अधिकार थाली में रखकर नहीं देंगे। इसलिए बाबा साहब ने तय किया और उनका ये प्रयास हुआ कि देश लोकतांत्रिक देश बने, जैसे दुनिया में देश है लोकतांत्रिक देश, जहां जनता के हाथ में ताकत आ जाए। उनको विश्वास था कि उनके जाने के बाद या उनके रहते भी पढ़ लिख के हमारे समाज के लोग वोट की ताकत को समझ के अपनी ताकत बनाएंगे, राज अपने हाथ में लेंगे। और इस उम्मीद के साथ उन्होंने बहुत किताबें लिखी, बहुत बातें की, बहुत लोगों को समझाने का काम किया, बहुत सारे लोगों को समझा के 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच से चले गए। जब वो चले गए तो जिनके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ के गए, उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया और हमारी जो तरक्की का रास्ता था वो रुक गया। फिर क्लास 1 के एक अधिकारी जो करने के लिए समाज को निकलूंगा, समाज को तैयार करूंगा। और एक लंबा समय वो 9 अक्टूबर 2006 को हमारे बीच से गए। एक लंबा समय उन्होंने हमारे बीच में दिया, लगभग 50 साल। उस 56 से लेकर 2006 तक उन्होंने अपने सुख, अपनी सुविधाएं, अपने जीवन के हर एक पल को, अपनी खुशियों को,
अपनी तमाम तरह की सुविधाओं को, परिवार को भी त्याग के उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को तैयार किया। और 2006 में वो चले गए। जब 2006 में वो चले गए तो उस समय तो मेरे जैसे लोग पढ़ने गए थे, मैं भी 12वीं करके ग्रेजुएशन करने चला गया था, इस बात के पैसे भी जुटा लिए। लेकिन जिस दिन वो जाने का समय आया, तैयारियां पूरी हुई, तभी मेरे पिताजी बीमार पड़ गए। टेस्ट कराया तो उनको कैंसर निकला और 11 जनवरी 2013 को वो मुझे छोड़ के चले। जिस दिन वो मुझे छोड़ के चले गए और जब तक वो बीमार रहे हॉस्पिटल में, यही देहरादून में जोली ग्रांट में, तो उस बीच में जब मैं उनके साथ था तो मुझे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। क्योंकि एक अध्यापक दर्पण होता है समाज। वो एक मिट्टी के घड़े को, जो छोटा सा बच्चा इनके जैसा जो ना समझे, उसको तैयार करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनता है। उन्हीं का पढ़ा बच्चा इस देश में प्राइम मिनिस्टर भी बनता है, मंत्री बनता है, विधायक बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, साइंटिस्ट भी बनता है। तो मेरे पिताजी ने मुझे समझाया कि भाई महापुरुषों का जो मिशन है उसकी वजह से आज हमारे पास ये अधिकार है। ये अधिकार हमें मांगने से नहीं मिले और किसी ने हमें गिफ्ट भी करके भी नहीं दिए। ये सारे अधिकार, इवन इस देश में पीने के लिए साफ पानी के अधिकार के लिए भी, साफ तो छोड़ो, तालाब के पानी के लिए भी बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन किया। मंदिर में जाने के लिए भी आंदोलन किया। कोई हमें मंदिर में घुसने भी नहीं देता था। ये सब हमारे महापुरुषों के संघर्ष का परिणाम है। और एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि जब से अगर आप भी चले जाओगे, पैसे वाले हो जाओगे, सेटल हो जाओगे, लेकिन इस समाज के लिए कोई कुछ करता है। मुझे ऐसा लगा मेरे पिताजी मुझसे कुछ कह रहे हैं। जिस दिन वो चले गए उस दिन मैंने संकल्प लिया कि मैं बाहर ही जाकर क्या करूंगा। ये सच है कि मैं पढ़ लिख के कामयाब हो जाऊंगा, पैसे वाला हो जाऊंगा, लेकिन अपने लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा। एक नौकरी से क्या करूंगा। उस दिन मैंने 2014 से लेकर अब तक ये काम किया। हमने बड़े पैमाने पे देश की बड़ी बड़ी सरकारों को हिलाने का काम किया। कई ऐसे आंदोलन किए जिससे हमने सरकार की नींद हराम कर दी और हमारे अपनी बात की हमने मनवा के दिखाई। जब दिल्ली में सतगुरु रविदास जी महाराज को एक गुरु घर जो दिया गया था सिकंदर लोधी द्वारा 600 साल पहले, उस जमीन को छीन लिया गया, उसको तोड़ दिया गया। हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। उस आंदोलन का परिणाम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट भी झुका और केंद्र की सरकार भी झुकी और वो जमीन हमें वापस हुई। हमने बहुत सारे आंदोलन किए, हर जाति धर्म के लोगों की मदद की। जहां भी किसी बहन बेटी का अपमान हुआ हमने जाकर लड़ाई लड़ी। बहुत दिनों बाद मेरी बात ये समझ में आई कि सड़क की लड़ाई से हम लोगों की मदद करा सकते हैं, लेकिन अगर लोगों के जीवन में परिवर्तन करना है, लोगों के साथ होने वाले अन्याय को जड़ से खत्म करना, लोगों की जिंदगी में उजाला लाना, ये टूटे हुए मकान, ये टूटे हुए छप्परों पे अगर इनको मजबूत घर बनाना है तो हमें राजनीतिक ताकत बनानी पड़ेगी। और उस दिन से आप लोग घूम रहे हैं। मैं पहली बार आपके गांव में आया। ये सच है कि मुझे मेरे पास आगे बढ़ने के लिए आपके अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि लोकतंत्र है। आप मुझे 100 किलो घी खिला दो, मेरे ऊपर करोड़ों रुपए का भार रख दो, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप देखो, जब तक आप मुझे वोट की ताकत नहीं दोगे तब तक मेरी ताकत नहीं बढ़ेगी। और जब तक मैं ताकतवर नहीं होगा मैं आपके किसी काम नहीं आ सकता। मेरा नाम भले कितना बड़ा हो, और आप भी जानते हैं, आप मुझे देखना भी चाहते हैं, मुझसे प्यार भी करते हैं, मेरे भाई तो मेरे लिए जान भी देने को तैयार है। लेकिन ये कैसे मैं आपको बता देने का काम कर दूं कि महंगाई कैसी रहेगी, महंगाई बढ़ेगी या कम होगी, ये सरकार तय करती है। रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सरकार तय करती है। धार्मिक आजादी रहेगी नहीं रहेगी, मंदिरों में मस्जिदों में माइक बजेगी नहीं बजेगी, ये सरकार तय करती है। तमाम तरह के जुल्म जाति करने वाले लोगों पे कार्रवाई होगी नहीं होगी, ये सरकार तय करती है। नौकरी किसको मिलेगी, लोन किसको मिलेगा, रोजगार कौन करेगा, जमीन किसको मिलेगी, ये सब सरकार तय करती है। आपके मकान अच्छे बनेंगे नहीं बनेंगे, बिजली किस दाम में मिलेगी, कितनी मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये सरकार तय करती है। सड़क कैसी बनेगी, ये सब सरकार तय करती है। पानी आएगा नहीं आएगा, अगर ज्यादा पानी भर गया पानी कैसे निकलेगा, ये सब सरकार तय करती है। हर कुछ हमारे जीवन की एक एक चीज सरकार तय करती है। सरकार चलती कैसे है, जिनको हम चुनकर भेजते हैं वो सरकार के नुमाइंदे होते हैं। और जो पैसा हम टैक्स के रूप में देते हैं, कैसे टैक्स कैसे होता है, टैक्स ऐसे होता है, मैंने जूता खरीदा इस पर GST टैक्स गया, मैंने मफलर खरीदा इस पर टैक्स गया, मेरी माँ ने माचिस खरीदी उस पर टैक्स गया, उन्होंने कोई और घर में बल्ब खरीदा, खाने पीने का सामान खरीदा, सब पे टैक्स, बिस्कुट के पैकेट से लेके यहाँ तक कि तो अगर मोदी जी और दिन रह गए तो सांस लेने पे भी इस देश में टैक्स लग जाएगा। ये RSS और भाजपा के लोग, आप तो भाजपा में पहले RSS थी और ये RSS के लोग कभी नहीं चाहते कि देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई अपने पैरों पे स्वाभिमान सम्मान के साथ खड़े रहे और जी सके, उनको सुख सुविधा का जीवन मिले। आप ये बताओ, इस देश में किसी चीज की कमी है क्या? ये देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज इस देश में कर्ज है। जितने इस देश के टोटल एसेट है, इतना इस देश में कर्ज प्रधानमंत्री ने ले दिया और प्रधानमंत्री भाजपा के लोग कर्ज ले लेके बड़े बड़े कार्यालय बना रहे हैं। सारी सरकारी नौकरियों को निजीकरण करके प्राइवेट किया जा रहा है, सारी सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इवन
मुझे कहने में कोई पड़ेगी सलीम भाई कि आज का न्यायालय नहीं रहा, वो भारतीय जनता पार्टी की एक संस्था हो गई है। वहां से कोई फैसला मजलूमों के हक में नहीं है, कोई फैसला मजलूमों के हक में नहीं रहता। जब हमारी फाइल जाती है तो धूल भागती है, जब उनकी फाइल जाती है तो ऑर्डर होते हैं। वो सारे ऑर्डर, चाहे वो किसानों के खिलाफ, आप देखो 700 किसानों ने जान दी। मैं धन्यवाद दूंगा चौधरी चरण सिंह जी को। अगर वैसे महापुरुष ना पैदा होते, जमींदारी उन्मूलन नहीं करते, तो आज किसी गरीब के घर पर जमीन नहीं होती है। चौधरी चरण सिंह जी की देन है, हमें याद रखना चाहिए। मैं आपको बात इसलिए याद दिला रहा हूं, मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें याद दिलाऊंगा। किसान 13 महीने सड़क पर बैठे रहे, 700 किसानों की जान हुई गई। ये प्रधानमंत्री झूठे आंसू बात है, एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। रोज आप एनसीआरबी का डाटा पढ़ के देखना, एक महीने में उत्तर प्रदेश में कितनी बहन बेटियों को बेइज्जत किया जाता है, कितने लोगों को मार के लटकाया जाता है, कितने फर्जी इनकाउंटर के नाम पे निर्दोष मजलूमों, गरीबों के बच्चों को जेल में डाला जाता है, कितनों की जान ली जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। और कानून, फिर मैं कह रहा हूं, कानून नेताओं की चौकटों पे दम तोड़ चुका है। पुलिस सरकार के सहारे पे जिसका मना है उसको पकड़ के जेल भेज देती है। ये तमाम तरह के जुल्म हमें इसलिए सहने पड़ रहे हैं क्योंकि जिनकी सरकार है वो ये चाहता है कि ये मिट्टी में दफन हो जाए। अभी सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, मैं बिल्कुल धन्यवाद करता हूं, सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। फिर उन्होंने अभी लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया। मुझे तो नहीं पता उनका क्या योगदान है देश की तरक्की में या देश के कमजोर वर्गों को पैरों पर खड़ा करने के लिए। हाँ, मैं आपको कहता हूं पूरी जिम्मेदारी से, अगर वास्तविकता में सरकार देना चाहती है भारत रत्न, तो जिसके दावेदार है, इसके दावेदार है माननीय काशीराम साहब। अगर सरकार देना चाहती है तो माननीय काशीराम साहब को भारत देश के दावेदार है। इसके दावेदार है चौधरी चरण सिंह जी, इस देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका डंका बजता था ईमानदार नेता दोबारा पैदा नहीं हो सकता। अगर सरकार देना चाहती है तो चौधरी चरण सिंह जी को, किसानों के नेता को, किसानों के मसीहा को भारत रत्न दे। अगर सरकार देना चाहती है तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को भारत रत्न दे। सरकार देना चाहती है तो संतराम बी प्रजापति को भारत रत्न दे। और सरकार देना चाहती है तो महामना रामचंद्र वर्मा जी को भारत रत्न दे। और सरकार देना चाहती है तो डॉक्टर फरीदी को भारत रत्न दे। अगर देती है तो मैं मानते हैं कि सरकार कम से कम अगर और कुछ नहीं दे सकती तो सरकार हो सकती कि बनने के बाद इनका सम्मान ही रख ले। मगर मुझे भरोसा है कि आरएसएस भाजपा के लोगों ने तो जीते जी हमारे लोगों का कभी सम्मान नहीं किया। ये वही आरएसएस है जो आज बाबा साहब के फोटो लगाती है। जिंदा रहते बाबा साहब की सब यात्रा निकालने का काम इन्हीं आरएसएस के लोगों ने किया। आज ये हमारे पेट में जो निकाला जाता है उसको छीनना चाहते हैं। आज ये मजदूर को मिट्टी में मिला देना चाहते हैं। आज किसानों की फसल पे उनको समर्थन मूल्य तो क्या मिलेगा, हमारा पशु घूम रहे हैं। आपके क्षेत्र में इंसानों की जान से सुरक्षित नहीं, गुलदार किसको उठा के ले जाए, किसको खबर नहीं है। सरकार को नहीं फर्क पड़ता कि गरीब का बच्चा मरे या उसको कोई नुकसान हो जाए। सरकार को मतलब है तो चंद अमीरों से, ताकतवर लोगों से। इस सरकार को भी हम जवाब दे सकते हैं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे अंगूठे में वो ताकत दी है जिस ताकत के बलबूते हम इस सरकार को घुटनों पर टिका सकते हैं। ये वोट की ताकत अगर है, मेरे भाइयों बहनों, मेरी माओ, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, ये वोट की ताकत है तो हमारी बस्ती में कोई पूछने आ जाता कि आपके क्या हाल है। अगर ये वोट की ताकत नहीं होती तो आपके चेहरे नहीं देखता कोई। इस देश में आपको कितना अपमानित किया गया आप याद रखना। चौधरी चरण सिंह जी का एक बयान है, मेरे आज भी याद है। मैं पढ़ता हूं, महापुरुषों को मैं जाति के आधार पर महापुरुष नहीं मानता, कर्मों के आधार पर मानता हूं। उन्होंने कहा कि इस देश में जाति है। मेरा सबसे बड़ा अपराध यह है कि मैंने जाट कुल में जन्म लिया। जितेंद्र राणा, मेरी बात को घर जाके याद करना और पढ़ना कि मेरा अपराध यह है कि मैंने जाट कुल में जन्म लिया। अगर मैं कहीं ब्राह्मण कुल में जन्म लेता या कश्मीरी, और वो भी कश्मीरी ब्राह्मण में, तो कभी का प्राइम मिनिस्टर बन जाता। लेकिन मैंने जाट कुल में जन्म लिया, इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। और आप याद रखो मेरी बात को, अगर ना होती देश में जाती तो छानों माननीय काशीराम साहब इस देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाते। तमाम षड्यंत्र इसलिए किए गए कि वो गरीब का बच्चा कुर्सी में ना बैठ जाए। और हर तमाम अमीर ये चाहते हैं कि गरीब उनके गुलाम बन के जाए। ये छोटा भाई सही कह रहा था, वो चाहते हैं कि आजादी से पहला दौर आ जाए। वो हिंदू राष्ट्र की बात करते, कैसा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र में आप बताओ दलित पिछड़ों को क्या अधिकार होंगे, आदिवासियों को क्या अधिकार होंगे? इनको अधिकार, इनको कुर्सी में बैठने को मिलेगा नहीं मिलेगा, इनको स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा। आप इससे ज्यादा चिंतित हो ना हो मेरे मुस्लिम भाइयों, इस देश का सेकुलर समाज और अम्बेडकरवादी इस बात के लिए बहुत चिंतित है। और वो कवर कर चुका कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग सबक सिखा कर रहेंगे, क्योंकि ये बहुत समझदार लोग हैं।
और हमेशा सब पे हमला नहीं करते, कभी आप पे करते, कभी आप पे करते, कभी आप पे करते हैं और एक एक करके सभी पे करते हैं। मैंने तो हमेशा आंदोलन में आगे बढ़ चढ़ के साथ देने का काम किया। इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा कि मेरे ऊपर गोली चली, 4 गोली चलाई गई, लेकिन मेरे सतगुरु महाराज की ऐसी कृपा मेरे ऊपर थी, मेरी बहनों माओ का आशीर्वाद था कि मैं इन गोलियों से भी बच गया। किसान आंदोलन में मैं डट के उनके साथ रहा। एनआरसी के आंदोलन में जब मुस्लिम भाई अकेला महसूस कर रहा था, जिनको आपने रहबर और नेता बनाकर रहनुमा बना के वोट देके भेजा, वो घर में बैठ के चारपाइयों में सर्दी में सो रहे थे। आपका चंद्रशेखर आजाद जमा मस्जिद पर खड़ा होकर आपके लिए लड़ रहा, न दिन में थी न रात, जेल काटी, लाठियां तारी, तमाम तरह मुसीबतें सहनी पड़ी। और जब मेरी पहलवान बहनों को वहां जंतर मंतर पे खून के आंसू रोने के लिए अपमानित किया गया, तो सब कुछ छोड़ के, सारी राजनीति को पीछे छोड़ के उनके बीच में उनका भाई ये बात कह के खड़ा था कि आपके सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दी जाएगी। जितने मेरे अंदर जोर है, मैं तो उतने जोर से लड़ रहा। आपको तय करना है कि ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। मैं आपसे सिर्फ एक सहयोग मांगने आया। ये नगीना, मैं राजनीतिक बात करके कह देता हूं, मुझे बताओ, नगीना में 3 बार चुनाव हुआ। पहली बार आपने जसवीर सिंह जी को एमपी बनाया, जसवीर सिंह जी का रिपोर्ट कार्ड एक कागज पे बना लो। दूसरी बार आपने जसवंत सिंह जी को एमपी बनाया, उनका रिपोर्ट कार्ड अपने उस पर बना लो। और तीसरी बार आपने गिरीश चंद जी को गठबंधन के उम्मीदवार को सांसद बनाया। आपको एक डर है, बहुत बार बार कहते हो गठबंधन गठबंधन गठबंधन, तो जसवीर जी गठबंधन के थे नहीं थे? ये कहना, गिरीश चंद जी कितनी आवाज उठाई आपकी, कितनी लड़ाई लड़ी आपकी, कितने आपके दुख सुख में आपके साथ खड़े हुए, कौन सी बात पे आपके लिए मैदान में, आप मुझे बताओ। अगर आपको ऐसा ही एमपी चाहिए तो फिर कोई बात नहीं, और अगर आपको ऐसा चाहिए जिसका डंडा डंडा मजबूत हो, जो हर तरह से आपकी लड़ाई लड़ सकता हो, फिर आप ऐसा एमपी चुन के दो कि पूरा देश याद रखे कि नगीना के लोगों ने इतिहास रख कर दिया। ये वैसे भी रिजर्व सीट है, आपको शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को वोट देनी है, आप तराजू लेकर तोड़ लो। अगर आपको चंद्रशेखर आजाद से 1 इंच को ऊपर मिल जाए तो आप उसके साथ खड़े हो जाना। और सारे मिला के अगर चंद्रशेखर आजाद के घुटना को पार ना कर पाए तो फिर चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े हो जाए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कोई नहीं चाहता कि कोई गरीब का बेटा आगे बढ़ जाए, क्योंकि जब गरीब का बेटा आगे बढ़ेगा तो गरीबों के बारे में सोचेगा जहां से निकल के आए। और अगर गरीबों से इतना लोग प्यार करते तो आज भी इनके मकानों पे देखो, सामने इनके मकानों पे कम से कम प्लस्तर की हालत तो पहुंच जाएगी। आपका घर छुए या आपका पेट भूखा रहे, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे जो नौजवान साथी जो वहां से बहुत नारा लगा के आए ना, मैं उनको कहना चाहता हूं, रास्ते कोई देता नहीं, रास्ते बनाने पड़ते हैं। हम किसान हैं, बीज देख के बता देते फसल कैसी होगी। आप भी ये समझ जाओ कि किसान को अपने खेत में पहले बीज डालना पड़ता है, तब फसल होती है। पहले मेहनत करो, गांव को तैयार करो, फिर बराबर के गांव में जाओ, एक एक वोट को हाथ जोड़ के समझाओ, उनसे अपील करो। आप ये बताओ, आप यही चाहते हो कि उम्मीदवार आपका भाजपा से जीत जाए? तो नहीं चाहते। आप यही चाहते हो ना कि आपको मेरे भाजपा जीते कैसे, जब मिलजुल के वोट करेंगे। आप बताओ, दलित समाज के लोग किसको वोट करोगे? ईमानदार से हाथ उठा के बताओ। दोनों हाथ उठाओगे तो ठीक है। अब आप बताओ, जब ये मेरे साथ है, आप अगर कहीं और से जाओगे तो कैसे बात करोगे? समझ गए? बताओ, ये सुनो, अगर कोई पैसे वाला अगर ताकत वाला तो अपने भाई को भूल जाओगे? बताओ। ऐसे नहीं मानता, दोनों हाथ उठा के बताओ। देखो, अब आप मुझे बताओ कि अगर आपने एक गलत जगह वोट दे दिया तो फिर परिणाम क्या हो? समझे? और फिर कह रहा हूं, ये तो बहुत दिन से मैं नगीना के बिजनौर के लोगों को जानता हूं, मैंने बड़े बड़े नेता बनाए ना, मैंने इनका बनाया हुआ नेता तो मुख्यमंत्री बनाया उत्तर प्रदेश में। अगर इस बार इन्होंने सही दाम लगाया तो वो दिन दूर नहीं कि जब इनका नेता, इनके बीच का इनका भाई जिसको चुन के भेजेंगे, वो नरेंद्र मोदी से आंखों में आंखें मिलाकर पूछेगा कि बता, आप बताएं देश को इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी मां बहनों से, जब तक इस गरीबी की जिंदगी में कुछ लोग बताओ, तुम्हारे भी मन में हजारों सब लोग क्या करोगे? कोई आएगा चुनाव के बाद ईमानदार से बताओ, अपने दिल पे आकर के छोड़ो चंद्रशेखर आजाद को, मेहनत करो। कोई आया चुनाव के बाद पूछने के लिए? कोई नहीं आया। और जितने नौजवान आपने बताओ, पूरे 365 दिन आपका भाई सड़क पर रहता नहीं रहता? बताओ, कोई ऐसा मसला है जिसमें चंद्रशेखर आजाद ना खड़ा होता? बताओ।
कोई एक घटना ऐसी बताओ देश भर में किसी के साथ भी जहां चंद्रशेखर आजाद जाके न लड़ता हो या भिन्न आर्मी के लोग न लड़ते, बताओ है कोई घटना? नहीं है। तो जब सब जगह चंद्रशेखर आजाद खड़ा है तो फिर खाए किसके चक्कर पड़ रहे? समझ रहे? इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं। अब आखिरी सवाल ये रह गया, पहले तो हमारा चुनाव निशान देखो आप, क्या है हमारा चुनाव निशान बताओ, दोबारा बताओ क्या चुनाव निशान? ये मेरा चुनाव निशान या आपका चुनाव निशान? अच्छा ये तो भी एक बात है। अब दूसरी बात ये है, देखो उनके पास बहुत सब कुछ है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब जानते हैं। उन सारी मीडिया किसकी, अच्छा बताओ मेरे भाई? बीजेपी की। मेरी इसकी मीडिया सारी उनकी है या नहीं है? सारे रिसोर्स साधन उनके पास है या नहीं है? सारी सरकार में सारे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे नहीं कर रहे? सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चुनाव हो, सब उनके बंधुआ मजदूर बन गए नहीं बन गए? तो हमें फिर ये लड़ाई लड़ी कैसे जाएगी? तो काशीराम साहब ने इसमें बहुत अच्छी बात कही कि जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। तो सहारा भी आपका चाहिए और लड़ाई भी आपकी लड़नी है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वाले को भी पढ़ो। क्या लिखा है बताओ? तो जो इस लड़ाई में अपना योगदान करना चाहता है वो चाहे 1 रुपए का योगदान करे, लेकिन इस लड़ाई में सहयोग जरूर करे, क्योंकि सहयोग आदमी का मनोबल बढ़ाता है, सहयोग आदमी की हिम्मत बढ़ाता है। आपका एक एक मेहनत का पैसा गरीबों, कमजोरों का, किसानों का, वो मेरे लिए लाखों रुपए से ताकतवर है, क्योंकि ये ईमानदारी का दिल का पैसा। इसलिए मैं आपसे आग्रह किया, आप 1 रुपया दें, लेकिन अपने भाई की मदद जरूर करें, जिससे आप देते हो ना, सहयोग करते नहीं करते मुसलमान भाई, जकात करते नहीं करते हो, दूसरों की इमदाद के लिए करते नहीं करते, और हमारे लोग भी खूब अभी जयंती आएगी, खूब चंदा इकट्ठा करेंगे ये लोग, जयंती निकालेंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है, बढ़ के कोई ये इतनी उठ के नहीं जाएगी, आप उठ के आओ और चाहे 1 रुपए की मदद करो, लेकिन इस विश्वास में करो कि हम अपने भाई के हाथ मजबूत कर रहे हैं, उसको